Assalamualaikum, my dear students of Functional Analysis, MSc 3rd semester and BS 7th semester. Welcome to the 8th week NAT lecture. Today we are here with these two topics, that is compact metric space or finite dimension norm linear space. लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म लीनियर स्पेस का था और हमने लास्ट में एक थ्योरम जो है वो स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये थोड़ा सा लेंथी है तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट लेंगे। तो मेरे ख्याल में वाजिद था, उसने कहा था कि सर अगली क्लास में इसको स्टार्ट ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये काफ़ी लेंथी है, थोड़ा सा स्टार्ट ले लें और क्लास में टाइम भी है तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो हमने स्टार्ट ले लिया था, वेक्टर स्पेस के ऊपर वो था और वेक्टर स्पेस उसमें फाइनाइट डायमेंशन और उस हवाले से जो है ना उसके साथ एसोसिएटेड जो टॉपिक्स हैं, फील्ड है जैसे हो गया, और इसी तरीके से जो बेसिस हैं वेक्टर स्पेस की जो बेस हैं, तो वो वाले कंसेप्ट्स हमने थोड़े से रिव्यू किए। एक R2 वेक्टर स्पेस की मैंने एग्जांपल भी ली थी, तो वहीं से हम स्टार्ट लेंगे, लेकिन पहले कम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन करते हैं। एक्चुअली ये कम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस की जो डेफिनेशन है इस थ्योरम के बाद आनी है, लेकिन चूंकि इसकी स्टेटमेंट इस थ्योरम में हमने यूज़ करनी है, थ्योरम 1.29 में, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसकी जो डेफिनेशन है पहले शेयर हो जाए, पहले पता लग जाए कि किसे कम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं, और उसके बाद फिर अगर इसको हम यूज़ भी करें तो कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सी स्टेटमेंट है इसकी। लेट मी चूज़ द पॉइंटर फर्स्ट, क्योंकि पॉइंटर हमें बहुत हेल्प करता है और ये बतौर जो है ना मार्कर मैं इसको यूज़ करता हूँ। अ मैट्रिक्स स्पेस X is said to be compact or sequentially compact if every sequence in X has a convergent subsequence। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि सपोज़ आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस हम डिफ़ाइन करते हैं 0 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो अगर आप लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ी है तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, और इसके ऊपर जो मैट्रिक हम डिफ़ाइन करते हैं वो एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस वाई हम करते हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है और इसके अंदर अगर हम कोई सीक्वेंस जो है चूज़ करें xn, कोई सीक्वेंस xn अगर हम चूज़ करें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस इंटरवल के अंदर, इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ये वाली सीक्वेंस है 1/n, तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ़ एवरी सीक्वेंस इन x हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये वाली जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, फॉर एग्जांपल 1, पहली एंट्री इसकी 1 है, 1 इसकी पहली एंट्री। अगर हम लेट सपोज n की वैल्यू 1 रखते हैं, उसके बाद n को हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं 0.8 0.9, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये अप्रोच कर रही है किसको? 0 को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे 0 है। ये वाली सीक्वेंस जो है, ये वाली सीक्वेंस जो इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर है और वो 0 को अप्रोच कर रही है, सपोज करते हैं इसकी एक सब सीक्वेंस है xm, यहाँ पे इसकी एक सब सीक्वेंस है, हम xm चूज़ करते हैं, xm, ठीक है, और हम लेट करते हैं जो ये इक्वल साइन है काफ़ी जो है, अच्छा जी, ये इसकी एक सब सीक्वेंस जो है, सपोज हमारे पास इसकी सब सीक्वेंस है 1/n+3, ठीक है, ये इसकी एक सब सीक्वेंस है। तो क्लियरली ये वाली जो सब सीक्वेंस है xm, ये भी 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये जो मैट्रिक्स स्पेस है ये कम्पैक्ट है, नाउ इट इज़ कम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस हमने जो है चूज़ की 1/n और उसकी एक सब सीक्वेंस निकल आई, ठीक है, उसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, और उसी पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रही है जिस पॉइंट पे xn कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। xn जो है उसने स्टार्ट यहाँ से लिया था और वो 0 को कन्वर्ज कर रही थी, और इसी सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे मौजूद है जो उसी पॉइंट को मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर रही है। तो इस तरीके से ये आपके पास एक कम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, फर्दर क्या है? अब सबसेट m ऑफ x इज सेड टू बी कम्पैक्ट। अगर यही मैट्रिक्स स्पेस है और उसकी एक सबसेट के बारे में हम अगर जो है डिस्कशन करना चाहें
कि वो कम्पैक्ट होगी या नहीं, तो उसके लिए भी यही कंडीशन चेक होगी। इफ़ एवरी सीक्वेंस इन M हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुज लिमिट इज़ एन एलिमेंट ऑफ M। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया मैट्रिक स्पेस X के लिए था कि अगर वो कम्पैक्ट होगी तो जो कंडीशन उस केस में थी वही कंडीशन उसके सबसेट M के लिए भी होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने जो है ये डेफिनेशन समझ ली होगी। ये एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इसका हिस्सा होगी। ये वो लास्ट थ्योरम था, थ्योरम 1.29, जो कि हमने स्टार्ट लिया था। स्टेटमेंट इसकी थी एनी टू नॉर्म लीनियर स्पेसेस ऑफ सेम फाइनाइट डायमेंशन विद द सेम स्केलर फील्ड आर टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक। के दो नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं ऑफ सेम फाइनाइट डायमेंशन। फाइनाइट डायमेंशन का मतलब ये है कि उनकी जो बेसिस है वो सेम है, n1 और n2 की बेसिस सेम है। फिर विद द सेम स्केलर फील्ड आर टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक, ये दोनों टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक हैं। टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है? ठीक है कि ये आपके पास n1 जो है वो भी उस स्केलर फील्ड के साथ जो है टोपोलॉजिकली होमोमॉर्फिज्म बना रहा है और n2 भी बना रहा है। पहले ज़रा हम वेक्टर स्पेस वाला जो प्रीवियस कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो ज़रा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हमने R² वेक्टर स्पेस कंसिडर किया था और एक वेक्टर v यहाँ से हमने चूज़ किया था। वेक्टर v 2, -3, ये इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ठीक है, अब क्लियरली ये जो 2, -3 है, इसको हम एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फर्दर वेक्टर्स लिख सकते हैं। दो और वेक्टर्स हैं 1, 0 और 0, 1, ये दोनों वेक्टर्स R2 के हैं और इन दोनों वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हम इस वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये 2, -3 क्या है? ये आपके पास स्केलर फील्ड है, यहाँ पे है ना विद द सेम स्केलर फील्ड, तो ये आपके पास सेम स्केलर फील्ड है। इसी तरीके से इस R² के लिए जो बेस है वो आपके पास ये है 1, 0 और 0, 1, यानी कि इसका जो भी आप वेक्टर चूज़ करेंगे तो वो इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो ये फाइनाइट डायमेंशन है। फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या है? इसके अंदर, इस बेस के अंदर जो है, जिसको हमने b से रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर वेक्टर्स की तादाद फाइनाइट है, तो इस वजह से ये फाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, अगर इसके अंदर वेक्टर्स की तादाद इनफाइनाइट हो जाए तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स थ्योरम के अंदर थे वो हमने रिवाइज कर लिए और हमने थ्योरम को जो है अच्छा खासा प्रूफ भी किया था। हमने एज्यूम किया था कि x1 और x2 दो नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं। n1, n2 सिर्फ समझाने की हद तक था। प्रूफ में हम x1 और x2 लेंगे जिनकी फाइनाइट डायमेंशन जो है सेम है और विद द सेम स्केलर फील्ड भी सेम है। ठीक है, ना सिर्फ जो है उसकी बेस सेम है बल्कि वहाँ से जो स्केलर हम ले रहे हैं, जो कांस्टेंट्स हम ले रही हैं, ठीक है, वो कम्प्लेक्स फील्ड भी हो सकती है, वो आपके पास रियल नंबर्स की फील्ड भी हो सकती है जहाँ से हम स्केलर ले रही हैं। फील्ड तो मेरे ख्याल में इसकी डेफिनेशन तो आप सब बच्चों को आएगी ना, और अगर किसी बच्चे को फील्ड की डेफिनेशन नहीं आती तो काइंडली बेटा पहले ज़रा फील्ड को वो डिस्कस कर ले। इन शॉर्ट, जो रियल नंबर का सेट है वो फील्ड जो है बनता है। इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो भी फील्ड बनते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर नोटेशन, प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप स्टडी करें, इसकी डेफिनेशन क्या है। हमने क्या करना है? हमने ये शो करना है कि x1 और x2 ये दोनों आपस में टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक हैं। अच्छा, अगर हम n = 0 लेते हैं तो वो ट्रिवियल केस है, तो हमने जो है n > 1 लेना है। इट विल बी sufficient to prove that if x is an n-dimensional non-linear space it is topologically isomorphic to L1n। ये L1n क्या बला है? ये आपके पास फील्ड है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की फील्ड भी हो सकती है, रियल नंबर की फील्ड भी हो सकती है। तो अगर हमने इतना भी साबित कर दिया कि x जो है वो टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक टू R है या C है या L1n है, जो कि अभी हमने नोटेशन, फ्रेश नोटेशन यूज़ की है, इंट्रोड्यूस की है, इसके साथ अगर ये टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। In order to prove that L1n and x are topologically isomorphic, we need to show that there exists a linear operator T with domain L1n and range x with positive constants small m, capital M। ये पिछला थ्योरम 1.28, इस थ्योरम से पहले जो थ्योरम हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया था उसकी स्टेटमेंट है, such that m of zeta
ये जो आपके पास जीटा आ रहा है ये रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर है, इज लेस देन और इक्वल टू टा ऑफ जीटा। जब आप इसका इमेज ले लेते हैं, इसके ऊपर ऑपरेटर टी अप्लाई कर देते हैं, तो टा ऑफ जीटा अब एक्स का एलिमेंट बन गया है रेंज का, इज लेस देन और इक्वल टू एम टाइम्स नॉर्म ऑफ जीटा फॉर ईच जीटा बिलोंग टू L1n। आगे मैंने नोटेशंस लिखे हुए हैं आर और सी। अच्छा, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि x के लिए जो बेसिस हैं वो ये हैं, x1 से लेकर xn तक ये आपके पास x की बेसिस हैं। यहाँ पे हम एक ऑपरेटर t डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्केलर्स हैं और इसके अंदर जो है वेक्टर्स हैं, तो टा ऑफ जीटा जो होगा वो आपके पास इस तरह की लीनियर कम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। जीटा 1 x1 प्लस जीटा 2 x2 प्लस जीटा n xn, और ये आपके पास क्लोज फॉर्म है, समेशन फॉर्म, जीटा j xj वेयर j वेरीज फ्रॉम 1 to n फॉर ऑल जीटा, और जीटा आपके पास यहाँ पे जो है n डायमेंशनल है, यानी कि जो आपके पास पेयर बन रहा है उसके अंदर n रियल नंबर्स हैं, या दूसरे अल्फाज में अगर ये आपने कम्प्लेक्स नंबर फील्ड लिया है तो n आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अच्छा जी, देन t इज़ लीनियर, वी शो डैट for all zeta there exists m greater than 0 such that m of zeta is less than or equal to tau of zeta is less than or equal to m of zeta। ये लास्ट पेज पे जो ये वाला रिजल्ट था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा जी, ये आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है। ये जो कंपाउंड इनइक्वालिटी है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक इनइक्वालिटी आपके पास ये है, टा ऑफ जीटा इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम, यानी कि ये वाली राइट वाली मिडिल टर्म और राइट वाली टर्म, और दूसरी इनइक्वालिटी ये है स्मॉल एम वाली, और इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ जीटा। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दो इनइक्वालिटीज़ को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी बनती है। तो इसको हमने सेपरेट किया है और अब हमने इन दोनों रिजल्ट्स को सेपरेट शो करना है, प्रूव करना है। अगर जीटा 0 है तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी तो है ना। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर जीटा 0 नहीं है, यानी कि जो रियल नंबर है वो आप एक नॉन ज़ीरो नंबर ले रही हैं, जो स्केलर फील्ड है उसमें से जो एंट्री आप चूज़ कर रही हैं अदर देन द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे वर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि हम फील्ड की बात कर रही हैं। तो फील्ड में जो है इस टर्म को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो अगर कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसके लिए ये इनइक्वालिटी क्या रिजल्ट देगी, टा ऑफ जीटा, जबकि जीटा जो है टा ऑफ जीटा इसकी जो इमेज आ रही है वो जीटा जे एक्स जे आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने डिफाइन की, ये इक्वेशन स्टार से आपके पास ये रिजल्ट आई। फिर जब आप नॉर्म अप्लाई करते हैं, सबमिशन, यानी कि हर एक एंट्री का आप जो है नॉर्म लेते हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पे मेरे ख्याल में इक्वल साइन आ रहा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं, यहाँ पे इक्वल साइन है, ठीक है। अच्छा जी, इक्वल्स टू, फिर इसी तरीके से, बल्कि लेस देन और इक्वल टू ठीक था, उसमें कोई कबाहत नहीं थी क्योंकि फर्दर जो है स्केलर आप बाहर निकाल रहे हैं तो इट्स ओके। इक्वल भी ठीक है, लेस देन और इक्वल टू भी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक दफ़ा लेस देन और इक्वल टू आप पुट कर चुके हैं, तो दोबारा अगर फिर अप्लाई करते हैं फिर भी ठीक ही है। और एब्सोल्यूट ऑफ जीटा जे और फिर नॉर्म ऑफ एक्स जे, और हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास जो एम है, ठीक है, जितने भी आपके पास नॉर्म ऑफ एक्साइज हैं उन सब की मैक्सिमम कैपिटल एम है, ठीक है, यानी कि नॉर्म ऑफ x1, नॉर्म ऑफ x2 टिल नॉर्म ऑफ xn, तो जितने भी आपके पास नॉर्म्स ऑफ एक्साइज हैं उन सब में जो मैक्सिमम है वो कैपिटल एम है। तो फिर ये वाली जो इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, इस मैक्सिमम वैल्यू के सपोज करने के बाद उसकी शेप ये हो जाएगी, इज लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स, ठीक है, ये एब्सोल्यूट ऑफ जीटा आई, ये जो जीटा जे है, जीटा जे, इसके अंदर ये समेशन जो है ये आप अप्लाई कर दें तो जीटा 1 से ये स्टार्ट लेगा और जीटा n तक ये एंड कर जाएगा, और सब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम यहाँ पे हम लेंगे टाइम्स m, वेयर व्हाट इज m, m इज़ द मैक्सिमम ऑफ ऑल नॉर्म ऑफ एक्साइज या एक्स जेज। इसको बार बार मैं एक्स आइज ले रहा हूँ तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये एक्स जे को ही हम जो है मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मोस्टली हम इस तरह की समेशन सिंबल के साथ हम आई से
रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस वजह से आदत पड़ी हुई है। अदरवाइज़ ये इस एक्स जे को मैं प्रोनाउंस करना चाहता हूँ। ये जो आपके पास सब की जो सबमिशन वैल्यू है, ये नॉर्म ऑफ जीटा है। अगर आप नॉर्म ऑफ जीटा लेंगे तो ये आपके पास इसके बराबर है, ठीक है। विच एम्प्लाइज डेट 1 इज़ ट्रू फॉर जीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो ट्रू हो गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टा ऑफ जीटा लिखते हैं तो इसको आप लेस देन और इक्वल टू करेंगे। ये जो इक्वल्स निशान था वो इसके लिए था, टा ऑफ जीटा के लिए आपके पास ये लेस देन और इक्वल टू होगा। टा ऑफ जीटा, टा ऑफ जीटा के लिए ये लेस देन और इक्वल टू है, और ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है वो अगर नॉन ज़ीरो स्केलर आपके पास वैल्यू है फील्ड में से, तो उसके लिए इक्वेशन इनइक्वालिटी 1 होल्ड कर रही है। अब टू जो है ये वाली जो है उस वक्त ट्रू होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर m जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीटा को आप राइट साइड पे ले जाएं, ठीक है। नॉर्म ऑफ टी जीटा डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ जीटा आ जाएगा। इसी तरीके से जो जीटा खुद है, जीटा खुद क्या है, जीटा आपके पास एक्चुअली जो है जीटा 1 जीटा 2 अप टू जीटा n, ये इस तरह की जो है वैल्यूज़, उसके ऊपर आप टी लेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये आपके पास नॉर्म ऑफ टा ऑफ बीटा आ गया है। अब बीटा यहाँ पे हमने एक और नोटेशन जो है इंट्रोड्यूस की है, और इसकी जो है वैल्यू ये है आपके पास, ये बीटा आई इज इक्वल टू जीटा आई डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ जीटा, ठीक है। यहाँ पे हर जीटा आई जो है या हर जीटा जे जो है वो नॉर्म ऑफ जीटा पे डिवाइड हो रहा है, तो हर जीटा आई डिवाइडेड बाय जीटा इज इक्वल टू बीटा आई या बीटा जे हम ले रहे हैं, यानी कि जीटा 1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ जीटा, ये बीटा या B1 हो जाएगा, बीटा 1, सॉरी इट्स नॉट बी, इट्स बीटा 1। इसी तरीके से जीटा 2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ जीटा, ये आपके पास बीटा 2 हो जाएगी। इसी तरीके से बी आई इज इक्वल टू जीटा आई डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ जीटा आ जाएगी, और नॉर्म ऑफ जीटा वो तो इसके बराबर है, और नॉर्म ऑफ बीटा आई जो है ये 1 के बराबर है। ये 1 कैसे आया है, इस वाली इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि चेक करेंगे कि वाकई इससे 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। हम नॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। नॉर्म इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है, नॉर्म ऑफ बीटा। नॉर्म ऑफ बीटा का मतलब ये है कि जितना भी बीटा जे हैं उन सब की सबमिशन, ठीक है, ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू की सबमिशन आ रही है, और हर बीटा 1 जो है बीटा 2 टिल बीटा n उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपने सपोज की थी वो यहाँ पे पुट हुई है। बीटा 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ जीटा 1 डिवाइडेड बाई जीटा प्लस एंड सो ऑन। इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। एलसीएम हमने लिया है, न्यूमरेटर पार्ट में तमाम न्यूमरेटर्स का सम हमने लिया है, जबकि जो न्यूमरेटर है वो खुद नॉर्म ऑफ जीटा के बराबर है, तो इस वजह से नॉर्म ऑफ जीटा से कैंसिल और रिजल्ट आ गया 1। हैंस जो है नॉर्म ऑफ बीटा जो है वो 1 जो है आता है, वो हमने बाकायदा यहाँ पे वेरीफाई किया है। फर्दर 2 को प्रूव करने के लिए जो सेकेंड इनइक्वालिटी है, इट इज़ इनफ टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट m इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी बीटा। यानी कि बीटा के इंट्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पे जीटा की जगह अब हमने जो है बीटा की फॉर्म में अपनी इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, तो वो इनइक्वालिटी 2 इसके जो है इक्विवेलेंट होगी फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू L1n। बीटा अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास जो है भी एक स्केलर फील्ड है विद नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिसेंटली प्रूव की है। वी डिफाइन अ मैपिंग, एक और मैपिंग हम डिफाइन करने जा रही हैं L1n से, जिसकी जो अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, टू R बाय f ऑफ जीटा इज इक्वल टू टा ऑफ जीटा फॉर ऑल जीटा बिलोंग टू L1n। इक्वेशन डबल स्टार, इसको आप नोट कर लें। अब ये जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों? ये इसकी कंटिन्यूटी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये हम क्यों कह रहे हैं। ये हमने आर्गूमेंट यहाँ पे लिखा है कि आपके पास f जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये क्यों कंटिन्यूस फंक्शन है। आइए चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। f ऑफ जीटा माइनस f ऑफ r इज इक्वल टू इसकी वैल्यू
एफ ऑफ ज़ीटा की वैल्यू टा ऑफ ज़ीटा और एफ ऑफ आर की वैल्यू नॉर्म ऑफ टी आर, और एब्सोल्यूट वैल्यू नोटेशन। और इसी तरीके से ये जो है आपके पास लेस देन और इक्वल टू होंगे, ठीक है। अगर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपने हटा दी और नॉर्म आपने ले लिया, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी ज़ीटा माइनस टी आर। अब चूंकि टी लीनियर है तो इस लीनियरिटी की वजह से आप यहाँ पे इसको यूँ लिख सकते हैं टी ऑफ ज़ीटा माइनस आर, इसकी लिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। और फर्दर दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म ऑफ ज़ीटा माइनस आर, यानी कि कोई कांस्टेंट है उससे आपके पास ये जो है सी टाइम्स नॉर्म ऑफ ज़ीटा माइनस आर, उससे ये वाली वैल्यू लेस है। यहाँ पे अगर हम जो है ये इसको ज़रा लिखें, ठीक है, समराइज फॉर्म में, यहाँ से हमारी इक्वेशन स्टार्ट हो रही थी और इक्वेशन इस इनइक्वालिटी पे पहुँच गई। ये आपके पास सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जो है इस सिग्मा, ये जो आपके पास नॉर्म ऑफ ज़ीटा माइनस आर है, इसको अगर आप यहाँ पे एज्यूम कर दें कि इट इज़ लेस देन सिग्मा, और इट इज़ लेस देन सिग्मा, ठीक है, ये नॉर्म है, ये आपको के लग रहा है लेकिन ये नॉर्म है, ये वाली वैल्यू है नॉर्म ऑफ ज़ीटा माइनस आर, और ये आपके पास नॉर्म है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और ये लेस देन का सिंबल है, लेस देन ये सिग्मा। और सिग्मा क्या है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन सी हम चूज़ करते हैं, ताकि ये यहाँ पे जब आ जाए तो सी और सी की कैंसिलेशन हो जाए और यहाँ पे जो है एप्सिलॉन जो है अपीयर हो जाए। तो ज़ीटा माइनस आर इज़ लेस देन सिग्मा, अगर आप इसको इस तरह सेट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास फर्दर रिजल्ट ये आएगा, सिग्मा की जगह पे एप्सिलॉन बाई सी। तो जब आप यहाँ पे एप्सिलॉन बाई सी पुट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सी है और यहाँ पे एप्सिलॉन के डिनोमिनेटर में सी है, तो इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी और सिग्मा आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये डॉट है। तो ये आपके पास कंटिन्यूटी की कंडीशन है, जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी ये स्टेटमेंट बन गई है। थस एफ इज़ कंटिन्यूस एट आर बिलोंग टू L1n। व्हाट इज़ आर? आर आपने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, तो L1n के किसी भी एलिमेंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ये बात यहाँ पे लिखी है। बट R is chosen arbitrary in L1n, hence f is continuous on L1n. Now we know from the analysis, ये थोड़ी सी राइटिंग मिली हुई है यहाँ पे, ये है नाउ वी नो फ्रॉम एनालिसिस, ये जो हमने एनालिसिस की है, that the surface of the unit sphere in L1n is compact, कि आपके पास जो यूनिट स्फीयर है उसकी सरफेस जो है वो कम्पैक्ट है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी सब सीक्वेंस आप कंसिडर करेंगे तो वो उसी को कन्वर्ज करेगी, उसी के जो है ना डोमेन के अंदर रहते हुए उसी के किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। डेट इज़ के इज इक्वल टू ज़ीटा बिलोंग टू L1n सच दैट नॉर्म ऑफ ज़ीटा इज इक्वल टू 1 इज़ कम्पैक्ट इन L1n। ये जो आपके पास सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, ये इस L1n का है। जो वहाँ पे हमने जो कम्पैक्ट सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि L1n खुद एक कम्पैक्ट है, एक कम्पैक्ट आपके पास सेट है और उसके अंदर एक सबसेट है, ये उसका एक सबसेट है K, ये भी कम्पैक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम ले लें तो वो भी इसी K के अंदर जो है वो कन्वर्ज करेगी। हैंस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ F टू K नेमली G, F restricted K is G is also continuous। ये अब क्या चीज़ है, ये ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ F, ये एक न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हुई है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा आप लोगों को, स्क्वायर फंक्शन की y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक फंक्शन है और ये आपके पास एक 1-1 फंक्शन है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, और इसकी जो डोमेन है वो ये सारी की सारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो मैथमेटिक्स में फिर हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम जो है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो डोमेन के रिस्ट्रिक्ट कर देने से आपके पास जो फंक्शन का बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, चूँकि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो लिहाजा जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा,
इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, इफ़ यू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, हम कहते हैं कि आपके पास डोमेन ये है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स एक्सिस, ये आपके पास डोमेन है। तो इस डोमेन के अंदर, ठीक है, 0 टिल इन्फिनिटी, अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो इस रिस्ट्रिक्शन से आपके पास एक नया फंक्शन बनेगा, और वो वाला जो फंक्शन होगा उसका जो है वो 1 भी होगा, वो ऑन टू भी होगा, और उसका इन्वर्स भी एक्सिस्ट करेगा। यानी कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देने से एक रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन की। तो इस केस में भी हमने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन g लिया है, यानी कि f के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन की है, ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये भी कंटिन्यूस है। अगर ओरिजिनल फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। बिकॉज f is continuous, so g is also continuous. Also we know that a real valued function on a compact set attains its maximum and minimum. इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है? A real valued function on a compact set attains its maximum and minimum value. यानी कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी रेंज आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आ रही है, अगर वो आपके पास जो है एक कम्पैक्ट सेट है, ठीक है, यानी कि उसकी हर सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो वो उसके अंदर अपनी मिनिमम वैल्यू भी अटेन करेगी और अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन करेगी। जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी मैट्रिक्स स्पेस 0 1 में, तो वो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है, कि उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन हो रही थी, मिनिमम वैल्यू भी अटेन हो रही थी। दस जी अटेन इट्स मिनिमम, जी जो है अपनी मिनिमम वैल्यू ज़रूर अटेन करेगा, यानी कि जी ऑफ बीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ जीटा, ठीक है, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू के, विच यील्ड्स टा ऑफ जीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू टा ऑफ बीटा। और यहाँ पे जो है जो टा ऑफ जीटा है इसको अगर आप स्मॉल m कंसिडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टा ऑफ जीटा इज इक्वल टू m, तो आपके पास ये रिजल्ट यूँ आता है, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज m की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो टा ऑफ जीटा 0 हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ टा ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0। और ये उस केस में 0 होगा जब इसकी जो वैल्यू है समेशन ऑफ जीटा जे एक्स जे वो 0 हो जाए। और जीटा जो है ये स्टार्ट में हमने इसको n डायमेंशनल जो है स्पेस में इसमें से लिया है, बट ईच जीटा आई कैन नॉट बी 0, हर जीटा आई जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। टा ऑफ जीटा तो 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ सबमिशन, यानी कि आपके पास जो लीनियर कम्बिनेशन बन रही है वो भी 0 आ रही है, लेकिन ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये इनडिपेंडेंट नहीं है। इनडिपेंडेंट के केस में आपके पास जो जीटा जे हैं, ठीक है, वो 0 होते हैं, हर जीटा आई जो है आपके पास 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपने जो नॉर्म लिया है, नॉर्म ऑफ जीटा, वो आपने 1 लिया है। अगर तमाम जीटा जो है 0 हो जाए तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ जीटा कभी भी जो है 1 नहीं आएगा, कभी भी ये आपके पास 1 नहीं आएगा। सो x1 टिल xn इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये आपके पास जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, विच इज़ ए कंट्रोडिक्शन टू द फैक्ट दैट x1 टू xn इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हमने कंसिडर किया था कि ये बेस है, ठीक है, तो बेस जो होता है, ठीक है, बेस एलिमेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उसके साथ जो है ये कंट्रडिक्शन आ रही है अब यहाँ पे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है और वहाँ पे आपने एज्यूम किए थे स्टार्ट में कि ये बेस हैं, तो बेस एलिमेंट सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। हैंस अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग एंड सो देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट m ग्रेटर देन 0 सच दैट m इज लेस देन और इक्वल टू टा ऑफ बीटा, ठीक है, फॉर ईच बीटा बिलोंग टू L1n विद नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। ये जो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हुई है, ये कौन सी वाली सपोजिशन रॉन्ग हुई है? ये वाली सपोजिशन रॉन्ग हुई है जो हमने यहाँ पे कही थी, if m इज इक्वल टू 0, लिहाजा m 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और m ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सच दैट m इज लेस देन और इक्वल टू, ये वाली जो इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी 2 थी, वो आपके पास इनडायरेक्टली प्रूव हो गई है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट m ग्रेटर देन 0 सच दैट m नॉर्म ऑफ जीटा इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ t जीटा। यानी कि हमने कहा था कि जो इनइक्वालिटी है 2, उसको प्रूफ करने के लिए ये इनफ है कि हम इसको साबित कर दें।
तो हमने अगर ये साबित कर दिए तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी 2 भी साबित हो गई। ये आपके पास इनइक्वालिटी 2 है। यहाँ पे ये रोमन नंबर थे, वहाँ पे मेरे ख्याल में इसको मैंने रोमन नंबर नहीं, ये वाली 2 रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की थी। लेट मी चेक दैट। जी ये 2, ये वाली 2 एंड पे आके प्रूफ हो गई है। जी so we have proved that there exists a linear operator T with domain L1n and range n-dimensional norm linear space X and constants, two constants small m greater than 0 and capital M greater than 0, such that this compound inequality hold for each complex from each entry from the field, whether complex number field or real number field। ये रिजल्ट हमने जो है प्रूफ कर दिया है। हेंस बाय थ्योरम 1.26 L1n and X are topologically isomorphic and consequently X1 and X2 are topologically isomorphic। ठीक है, जो आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। दिस कंप्लीट्स द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द थ्योरम एंड दैट्स इट। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।